हमारे आस पड़ोस में आने वाले समय में कोई ना कोई क्राइम होता ही रहता है और हमें न्यूज़पेपरों, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनलों पर अनेक दिन अनेक तरीके से क्राइम की कहानियां, क्राइम के बारे में, क्राइम की हर सूचनाएं मिलती ही रहती हैं। और क्राइम जो होता है, क्राइम होने के पहले जो क्राइम करने वाला होता है, अमूमन आपने देखा होगा, वो एक षड्यंत्र बनाता है, एक पूरी कहानी स्क्रिप्ट लिखता है और उसके तहत क्राइम करता है। और क्राइम करने के बाद हर क्राइम करने वाला ये सोचता है कि क्राइम को कुछ इस तरीके से करूं कि मैं पुलिस की नजरों से बच जाऊं। ऐसा होता भी है कि जब एक क्राइम करने वाला पुलिस को चकमा देके उसकी नजरों से बच जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि क्राइम करने वाला या तो थाने में सरेंडर कर देता है या तो कोर्ट में सरेंडर कर देता है। आपकी कहानी में भी हूबहू कुछ ऐसा ही हुआ, जब एक हत्यारे ने थाने में सरेंडर किया। और थाने में सरेंडर उसने पुलिस के दबाव या कोर्ट के दबाव में नहीं किया, उसने थाने में सरेंडर किया मृत आत्मा के दबाव से। इस हत्यारे को मृत आत्मा ने इतना हैरान परेशान कर दिया कि इसको कुछ ना सूझा और जाके इसने थाने में सरेंडर कर दिया। आइए कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हालचाल? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। लखनऊ में एक रूबी नाम की महिला रहा करती थी। शादी अभी करीब 4-5 साल पहले हुई थी। के परिवार में उसका पति, 2 बच्चे और रूबी, टोटल 4 लोग रहा करते थे। के मायके की बात करें तो उसके पिता की उसके शादी के पहले ही मृत्यु हो गई थी। उसके घर में कोई गार्जियन नहीं था, भाई उसके थे नहीं, सिर्फ माँ बची थी। अब रूबी की शादी होती है। रूबी की शादी होने के बाद करीब 4 वर्ष बीत जाते हैं और रूबी को 2 छोटे छोटे बच्चे भी पैदा होते हैं। इस दौरान रूबी मायके पक्ष से एक गरीब परिवार की लड़की थी और जहाँ पे उसकी शादी हुई थी लखनऊ में, वो भी एक गरीब परिवार ही था। पति जो था वो मजदूरी करता था। रूबी और उसके पति के जिंदगी के दिन धीरे धीरे गुजर रहे थे। गरीब तो थे पर जिंदगी जो है वो सुकून में गुजर रही थी। खाना पीना सब कुछ सही से चल रहा था। इसी बीच रूबी के पति को शराब पीने की आदत लग जाती है और देखते देखते ये आदत इतनी ज्यादा विकराल रूप ले लेती है कि रूबी का पति आए दिन शराब पीकर घर आने लगता है। ये बात रूबी को खटकती थी और बहुत बुरी लगती थी। रूबी ने एक दिन अपने पति से कहा कि तुम शराब घर पर पीकर मत आया करो। और जब रूबी ने ये चीज अपने पति से कहा तो उसकी पति से काफी उस दिन झगड़ा लड़ाई हुई। मामला 2-3 दिन बाद शांत हो गया, दोनों फिर से साथ रहने लगे। लेकिन अब क्या, रूबी का पति प्रतिदिन घर पर दारू पीकर आता और रूबी से झगड़ा करता। रूबी ने अपने पति को बहुत समझाया। जब कोई फायदा नहीं हुआ तो रूबी ने पति को छोड़ना ही सबसे अच्छा विकल्प समझा। रूबी अपने पति को छोड़कर अपने मायके पहुंच गई। मायके पहुंचने के बाद मैंने जैसे कि वीडियो में आपको पहले ही बताया कि उसके पिता की शादी के कई साल पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और रूबी के भाई थे नहीं, तो रूबी की माँ ही बची थी। कि माँ घर में अकेली रह रही थी। तो जब रूबी पहुंची, रूबी ने सारी दास्तां अपनी माँ को बताई। कोई बात नहीं, तुम मेरी बिटिया हो, अब तुम यहीं पे रहो, हम दोनों लोग साथ रहेंगे। अब रूबी के माँ को भी कहीं ना कहीं से सहारा मिल चुका था और रूबी को भी सहारा मिल चुका था कि रूबी की देखरेख के लिए उसकी माँ है और माँ को ये लग रहा था कि हमारी बेटी आ गई, अब हमारी देखरेख ये करेगी। रूबी का धीरे धीरे दिन मायके में गुजरने लगता है। रूबी को अचानक से किसी ने बताया कि रूबी का जो गांव है उसके जस्ट बगल में एक ओझा जी रहते हैं, तांत्रिक। वो बहुत क्रियाकलाप करते हैं, लोगों के दुख हरते हैं। बहुत सारे लोग उनके पास आते हैं अपनी समस्याएं लेके और वो ओझा जी समस्याओं का निराकरण भी करते हैं। अब रूबी एक दिन कहती है अपने माँ से कि मम्मी, आपने उन ओझा के बारे में सुना है? तो रूबी की माता जी कहती, हाँ मैं उन ओझा के बारे में जानती हूँ और ओझा जी बहुत अच्छे आदमी हैं, एक बार तुम भी चली जाओ, दिखा लो, हो सकता है कि वहाँ से तुम्हें कोई फायदा हो। अब रूबी एक दिन शाम को पहुँच जाती है ओझा के पास, ओझा से मिलती है और अपनी सारी समस्याएं बताती है कि मेरे पति बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, ऐसा ऐसा है, कहीं देखिए उनके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर तो नहीं है। ओझा ने रूबी की सारी बातें अच्छी तरीके से समझी और फिर झाड़ फूंक करना शुरू किया। अब ये सिलसिला हफ्ते भर चलता रहा।
हफ्ते भर रूबी ओझा के घर जाती रही और अपने घर वापस आती रही। अब रूबी को कहीं ना कहीं से ये लगने लगा था कि वो जब से ओझा के घर जा रही है, तांत्रिक के घर जा रही है, उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ फायदे हो रहे हैं। ऐसा अमूमन बहुत बार लोगों को लगता है जब इस फंदे में पड़ते हैं। और ओझा और तांत्रिक अगर इनको पता चले कि आदमी मजबूरी में है तो ये उसका काफी नाजायज फायदा उठाते हैं। और आदमी की भी एक इच्छा है, जब वो किसी मामले में हर जगह से हार जाता है तब वो तांत्रिक और ओझा की तरफ रुख करता है। शायद ऐसा ही कुछ रूबी की जिंदगी में चल रहा था, जिसके वजह से रूबी ने ओझा के शरण में जाना ही अपना बेहतर भविष्य समझा था। अब रूबी लगातार ओझा के टच में रहती है, फोन नंबर ले लेती है, ओझा से बातें भी होती है। अब धीरे धीरे एक समय आ गया कि जब रोज शाम को रूबी तैयार होके अपनी माँ से कह के अपने दोनों बच्चों को अपने माँ के पास छोड़ के ओझा के पास जाया करती थी। सन 2021 में करवा चौथ का दिन था। रूबी अपने घर से अपने माँ से शाम को ये बताकर निकली कि मैं ओझा के यहाँ जा रही हूँ। तो उसकी माँ ने कहा ठीक है चली जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। अब रूबी उस दिन करवा चौथ के दिन ओझा के यहाँ गई, पर शाम के 8 बजे तक जब वापस नहीं आई तो माँ ने सोचा कि ओझा के यहाँ काफी आदमी हो और करवा चौथ का दिन भी है, तो इसलिए हो सकता है कि काफी ओझा ने टाइम लगा दी हो, इसलिए रूबी समय से नहीं आई। अब धीरे धीरे रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन 10 बजे तक रूबी का कोई पता नहीं था कि वो कहाँ रह गई। अब उसकी माँ सीधा ओझा के यहाँ पहुंचती है और ओझा से जब पूछती है कि क्या रूबी आई थी, तो ओझा ने सीधा मना कर दिया कि आज तो रूबी हमारे यहाँ आई ही नहीं, कल आई थी, आज वो नहीं आई। अब रूबी की माँ को शक होता है कि हो सकता है करवा चौथ का व्रत है आज, इसलिए वो अपने पति के पास चली गई हो जहां से वो छोड़कर पति को आई थी। इसलिए रूबी की माँ ने ऐसा सोचा कि हो सकता है रूबी अपने पति के पास चली गई हो, कल सुबह तक आ जाएगी। अब रूबी की माँ ये सब सोचकर अपने घर वापस आ जाती है और वापस आने के बाद रूबी के दोनों बच्चों को खिला पिला के सुला देती है। अगले दिन वो किसी से फोन नंबर लेके अपने दामाद के पास, जिसको रूबी छोड़ कर आई थी, रूबी के पति के पास कॉल करती है। रूबी का पति ये जवाब देता है कि नहीं, वो तो मेरे पास नहीं आई है। अब रूबी की माँ को थोड़ा सा शक होता है कि आखिर रूबी गई कहाँ। अब रूबी की माँ उसे खोजती है और गांव वालों से भी ये सारी चीजें बताती है कि अब गांव वाले भी खोजते हैं। और अब रूबी को खोजते खोजते 4 दिन गुजर चुके थे, लेकिन रूबी का कोई पता नहीं मिल पा रहा था, ना ही कोई ऐसा सुराग मिल पा रहा था जिसके आधार पर कहा जाए कि रूबी फला जगह गई थी। अब 4 दिन बाद रूबी की मां ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। अब पुलिस ने थाने में रूबी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और अपनी जांच को गति दे दी। सबसे पहले रूबी की मां को थाने बुलाया और उनसे पूछताछ की। पूछताछ में पुलिस ने पूछा कि रूबी की शादी कहाँ हुई थी, रूबी जब से मायके आई है तब से किन किन लोगों के संपर्क में है, रूबी का कहाँ आना था, कहाँ जाना था, कितने बजे आती थी और कितने बजे जाती थी। जब उसकी माता ने सारी बातें थाने वालों को बता दी, तब उसकी माँ ने थाने वालों को ये बताया कि वो एक ओझा के संपर्क में थी और ओझा के यहाँ आती जाती थी। तो थाने वालों को सबसे पहला शक ओझा के ऊपर गया, क्योंकि अमूमन आपने तांत्रिक और ओझा से जुड़े तमाम क्राइम केसेस सुनी होंगी। तो सबसे पहले ओझा के पास पुलिस गई, लेकिन ओझा को अरेस्ट करने के लिए पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे वो ओझा को बुलाकर पुलिस थाने ले आती और ओझा के ऊपर दबाव डाल के हर राज उगलवाती। पुलिस ने रूबी की मां से रूबी का मोबाइल नंबर लिया और रूबी के मोबाइल नंबर की पूरी कॉल डिटेल निकाली। को काफी चौंकाने वाले तथ्य रूबी की कॉल डिटेल से मिले। उस कॉल डिटेल में रूबी बहुत सारे लोगों से बात करती थी, लेकिन कॉल डिटेल में 2 ऐसे नंबर थे जिन पर रूबी बहुत देर देर तक बात करती थी। पहला नंबर था ओझा का, जिसके यहाँ वो प्रतिदिन आया जाया करती थी, और दूसरा नंबर गांव के ही एक व्यक्ति पवन का था। अब पुलिस ने बिना देरी करते हुए ओझा को और इस पवन नाम के व्यक्ति को पुलिस उठा ले आई थाने, और पुलिस ने ओझा से पूछताछ करनी शुरू की। तो ओझा ने बताया कि उस दिन रूबी हमारे घर पर आई ही नहीं थी, क्योंकि उस दिन हमारे यहाँ भीड़ लगी थी और बहुत सारे व्यक्ति मौजूद थे। तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं,
अब पुलिस ने ओझा को और पवन को अपनी थर्ड डिग्री इस्तेमाल की, बहुत दबाव के साथ तोड़ना चाहा, लेकिन न ओझा ने कुछ कबूल किया। जिस दूसरे व्यक्ति पवन को थाने पर ले आई थी, जब उसको मारना पीटना शुरू किया तब पवन ने भी कुछ कबूल नहीं किया। पुलिस को पूरे मामले में ये लग चुका था, हमने ओझा और पवन के साथ जो जो करना था वो सब कुछ कर लिया, लेकिन कहीं से पुलिस को इस कहानी का हल नहीं मिला। पुलिस ने रूबी की गुमशुदगी की ये रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि मामला एक गरीब परिवार से जुड़ा था, कोई हाईलाइट मामला था नहीं कि रूबी के परिवार के तरफ से पुलिस के ऊपर कोई दबाव बनाने वाला है। लिहाजा पुलिस की जांच की रफ्तार बिल्कुल मंद और सुस्त हो गई। अब धीरे धीरे देखते देखते 6 महीने का दिन गुजर गया और रूबी का कोई सुराग नहीं लग पाया और ना ही पुलिस इस जांच को पूरी कर पाई कि आखिर रूबी गई कहां, रूबी किस दुनिया में है। अब अभी 6 महीने का दिन बीता था कि सारे पुलिस वाले शाम को थाने पे आपस में बैठकर बात ही कर रहे थे कि अचानक पवन आ गया। वही पवन जिसको पुलिस कॉल डिटेल के माध्यम पर थाने उठाकर लेकर आई थी और उसको बहुत टार्चर भी किया था कि क्योंकि पुलिस वाले उसे इस केस में पकड़ कर ले आए थे, तो पुलिस वाले उसे तुरंत पहचान जाते हैं। और जब पवन से बात करते हैं कि भाई आप यहाँ थाने इस टाइम कैसे आए हो, शाम के टाइम में क्या हो गया, तो पवन कहता है कि साहब मुझे अरेस्ट कर लो, साहब मुझे हथकड़ी लगा दो और मुझे जेल भेज दो, अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो चुका हूँ। पुलिस ये सोचती है कि ये बंदा आखिर में ऐसा क्यों बोल रहा है, जब मैंने इसे थर्ड डिग्री दी, इतना टार्चर किया, इतना मारा पीटा, तब ये नहीं बोल पाया, अभी ऐसा ये क्यों बोल रहा है। तो पवन बोलता है कि साहब रूबी का कत्ल मैंने ही किया है और रूबी को मैंने ही मारा था उस रात में। अब पुलिस को लगता है कि ये दिमागी तौर पर कहीं ना कहीं से पागल हो चुका है, क्योंकि हमने इसे इतना मारा था और इसका दिमाग अब सटक गया है, और अगर कहीं ऐसा हो जाता है तो यार पूरा का पूरा थाना ही निपट जाएगा। पुलिस पवन द्वारा कही गई बातों पर यकीन नहीं कर रही थी, उसे लग रहा था ये पागलपन कर रहा है और ये जो बातें कह रहा है ये बिल्कुल झूठ कह रहा है। अब पुलिस ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रूफ है कि जिससे तुम प्रूव कर दो कि तुम ही ने रूबी की हत्या की है, तो वो कहता है हाँ सर, मेरे पास ऐसा प्रूफ है जिससे सकता हूं कि मैंने रूबी की हत्या की है। तो पुलिस उससे पूरी कहानी जानने की कोशिश करती है, तो वो बताता है अब करवा चौथ का दिन था, रूबी मेरे संबंध में थी, रूबी मेरे घर पे आई थी, हमारी उसकी काफी लंबी बातें होती थी और हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे, लेकिन हमारे बीच शारीरिक संबंध नहीं बना था। और रूबी उस दिन करवा चौथ के व्रत के दिन ओझा के यहाँ नहीं मेरे पास आई थी और हमने रूबी से काफी बातें की थी। उस दौरान मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। मैंने रूबी से आग्रह किया कि तुम आज रात बच्चों को छोड़कर यहीं पे रुक जाओ। इसे बहुत आग्रह किया कि आज करवा चौथ की रात है, हम दोनों अब पति पत्नी होने वाले हैं और तुम मेरे साथ फिजिकली रिलेशन बना लो और तुम यहीं पे रुक जाओ। लेकिन रूबी नहीं मानी, उसने कहा मेरे 2 बच्चे और मेरी बूढ़ी माँ घर पर इंतजार कर रही है, मैं रात नहीं रुक सकती हूँ। चूंकि मैंने काफी मात्रा में शराब पी रखी थी, इसलिए मैं उससे फिजिकली रिलेशन बनाने के लिए जबरदस्ती करने लगा और जब वो रुकने के लिए नहीं मानी और मुझसे फिजिकली रिलेशन बनाने के लिए तैयार नहीं हुई, तो रूबी बार बार मुझसे ये कह रही थी कि हम ये संबंध शादी के बाद ही बनाएंगे। और अचानक से मुझे गुस्सा आ गया और मैंने रूबी के सर पर शराब की बोतल से वार कर दिया और अगले ही क्षण मैंने देखा कि रूबी के सर से काफी ज्यादा मात्रा में खून बह चुका था और रूबी मेरे बिस्तर पर लेटी थी। जब मैंने देखा कि खून बहुत ज्यादा मात्रा में बह चुका है और रूबी पूरी तरीके से लहूलुहान हो चुकी है, रूबी को मैंने चेक किया तो रूबी कुछ बोलने में असमर्थ थी और कुछ देर बाद तड़प कर रूबी की मेरे ही बिस्तर पर मौत हो गई। यह वाकया देखते हुए मेरा सारा नशा जो था वो हिरन की तरह भग गया। अब मैं ये बातें किसी को बताना नहीं चाहता था, लिहाजा मैंने अपने बेड को हटाया, बेड के ही नीचे काफी मिट्टी की खुदाई की और एक बड़ा सा गड्ढा बनाया जिसमें लाश आ जाए, और मैंने लाश को उसी गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी और पूरी तरीके से गड्ढे को ढक दिया। अब मैं 2-3 दिन तक ये बातें सबसे छिपाए रखा और मैं जब भी अपने घर पे जाता था तो काफी शराब के नशे में जाता था। पहले 2-3 दिन 4 दिन तो मैं सो जाता था उस दबी हुई गड्ढे के नीचे लाश के ऊपर ही अपने बेड पे सो जाता था। पर जब जैसे जैसे धीरे धीरे दिन गुजरने लगे, मुझे शराब का नशा भी काम करना बंद कर दिया
और वो मेरे सपने में आने लगी और मुझे धमकाने लगी, मुझे डराने लगी। अब मेरी स्थिति ये हो गई थी कि मुझे नींद आना बंद हो चुकी थी, लिहाजा मैंने नींद की गोलियां खाना स्टार्ट की। तब मुझे जाकर पिछले 6 महीने से नींद आ रही है। लेकिन पिछले 5-7 दिन से सर, मैं जब भी घर से बाहर निकल रहा हूं तो मुझे हर महिला में रूबी का ही चेहरा दिख रहा है। और रात में मुझे अब नींद की गोलियां भी काम नहीं करती हैं और ना ही शराब का नशा काम करता है। वो मुझे बहुत ज्यादा सता रही है। इसलिए आप मुझे हथकड़ी लगाकर जेल भेज दो ताकि मैं बची हुई जिंदगी अपनी काट पाऊं, या तो मुझे फांसी पर चढ़ा दो। पुलिस ने जब सारी बात पवन की सुनी तो पुलिस की एक टीम उसके घर पर गई और वहां पर खुदाई की तो वहां पर एक महिला का नरकंकाल मिला। क्योंकि 6 महीने पूरे घटनाक्रम को हो चुके थे, इसलिए रूबी की जो बॉडी थी वो पूरी तरीके से गल चुकी थी और सिर्फ उसमें नरकंकाल बचे थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये कैसे सिद्ध हो कि ये नरकंकाल रूबी का है। लिहाजा पुलिस वालों ने रूबी की मां को बुलाया और जब रूबी की मां ने उस नरकंकाल को देखा, उस नरकंकाल में 2 ऐसी चीजें थी जिसके बिना पर रूबी की मां ने पुलिस को बताया कि हाँ, ये रूबी की ही लाश है। कि रूबी ने हाथ में एक कंगन पहना था जो नरकंकाल के दाहिने हाथ में ही था और वो कंगन लाश के साथ नहीं गला था। दूसरा ये कि रूबी के बाएं पैर में फ्रैक्चर हुआ था तो डॉक्टर ने उसमें लोहे की रॉड डाल रखी थी, वो नरकंकाल के साथ लोहे की रॉड दिख रही थी। अब पुलिस ये समझ चुकी थी कि ये लाश रूबी की है। घटनाक्रम पुलिस को कोर्ट में भी सिद्ध करना था। शायद कोर्ट इस कंगन और इस रॉड की कहानी को ना मानती, लिहाजा पुलिस ने इस नरकंकाल का डीएनए कराया और नरकंकाल का डीएनए रूबी के बच्चों के डीएनए से मैच कर गया। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद पुलिस समझ चुकी थी कि हाँ, ये नरकंकाल रूबी का ही है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है, क्योंकि क्राइम कभी भी, कहीं भी, किसी भी प्रकार से घट सकता है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलूंगा ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।